जय हिंद, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ में कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे ताकि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जेपीएससी में झारखंड की जनजातियों की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ से पेपर 2 में कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं, यानी कि 16 मार्क्स का यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इन सारे शासन व्यवस्था में से हम मुंडा शासन व्यवस्था हम करवा चुके हैं और आज हम पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 3 शासन व्यवस्था में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इन तीनों शासन व्यवस्था में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। देखिए, केवल मुंडा रहेगा, केवल और केवल मुंडा शासन व्यवस्था रहेगा तो ये मुंडा लोगों का हो जाएगा। अगर इसमें मानकी जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? मानकी जुड़ जाएगा तो ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था हो जाएगा। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था रहेगा तो ये उरांव लोगों का। देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में भी हम पढ़ा एक शब्द पढ़ाए थे, कई पट्टियों को मिलाकर के बनता है पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसका? उरांव लोगों का। तो इसमें कन्फ्यूजन ना होना। अगर आप ये पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे तो उसको भी जाकर के आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। तो चलिए पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं ताकि आगे समझने में काफ़ी आसानी हो और आसानी से याद हो सके। सबसे पहले जानते हैं कि उरांव झारखंड में आए कैसे और कहाँ से आए थे। तो देखिए, उरांव जो लोग हैं सर्वप्रथम झारखंड में रोहतासगढ़ से आए थे। कहाँ से? रोहतासगढ़ से, जहाँ पे उरांव लोगों का मूल स्थान है। मूल स्थान उरांव लोगों का कहाँ पे? रोहतासगढ़ में, जो कहाँ पड़ता है? सासाराम, बिहार। बिहार के सासाराम जिला में पड़ता है। यहाँ पे उरांव लोगों का मूल स्थान था। वहाँ से उन्होंने, जब वहाँ पे मुगलों का आक्रमण हुआ तो उस कारण से वहाँ के जो उरांव लोग थे ये झारखंड के छोटा नागपुर में आकर के बसने लगे। जब मुगल लोग उरांव पर आक्रमण किए तो उस समय सिनई दई और कलई दई, दई मतलब होता है दीदी, इन दोनों महिलाओं ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन दोनों का नाम आप याद रखें। देखिए, मुगल लोग उरांव से बार बार हार जाते थे क्योंकि मुगलों की सेना जंगलों में नहीं टिक पाते थे। तो मुगलों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम उरांव पर त्यौहार के दिन ही आक्रमण करें, क्योंकि त्यौहार में उरांव जनजाति के लोग क्या करते हैं? हड़िया दारू पी करके सुतल रहते हैं। तो जब मुगलों की सेना जब आक्रमण किए तो उस समय सिनई दई और कलई दई ने गांव की सारे महिलाओं को एकजुट करके अपने पुरुषों के कपड़े पहन करके तीर धनुष लेकर के मुगलों की सेना पर आक्रमण करने के लिए उसका मुकाबला करने के लिए चले गए और मुगलों की सेना को हरा भी दिए। हार करके जब मुगलों की सेना जब वापस जा रही थी तो कोई व्यक्ति उसको सूचना दे देता है कि ये जो आपको हराए हैं वो महिलाएं थी। तो मुगलों की सेना वास्तव में देखने के लिए कि वो महिलाएं थी कि नहीं थी, तो वो वापस आए पुनः हमला करने के लिए। तो देखे कि ये जो महिलाएं थी उरांव जनजाति के, ये निश्चित हो गए थे कि अब वापस मुगल की सेना आक्रमण करने के लिए नहीं आएंगे। तो ये लोग नदी में अब दोनों हाथ से मुँह धो रहे थे। तो मुगलों की सेना जब देखे तो लोग समझ गए कि ये तो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं का नेचर होता है कि वो जब भी मुँह धोते हैं तो दोनों हाथ से धोते हैं। तो देख करके समझ गए कि महिलाएं हैं। तो तुरंत फिर जो मुगल की जो सेना है तुरंत वापस आकर के इस पे हमला कर दिया, उरांव पे, और इस पे जीत हासिल कर लिया। और वहाँ से उरांव को भागना पड़ा और झारखंड के छोटा नागपुर में आकर के वो लोग बस गए यहाँ पे। 30 प्रकार से झारखंड में वो लोग आए। और इसी दिन को याद रखने के लिए उरांव जनजाति लोग क्या करते? प्रत्येक 12 वर्ष में, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक 12 साल में क्या करते? जनी शिकार त्यौहार मनाते। कौन त्यौहार? जनी शिकार त्यौहार मनाते। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनी शिकार त्यौहार कितने वर्ष में मनाया जाता है, किन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में क्या करते हैं? महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहन करके जंगल जाते हैं और वहाँ पे शिकार भी करते हैं और नृत्य भी करते हैं, और उस नृत्य को कहा जाता है जनी नृत्य या फिर शिकार नृत्य। तो इसको भी आप याद रखें, शिकार नृत्य या फिर जनी नृत्य। तो ये जनी त्यौहार है या फिर जनी शिकार त्यौहार है, कितने वर्ष में मनाया जाता है? 12 वर्ष में मनाया जाता है। किस जनजाति में? तो उरांव जनजाति में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उरांव जनजाति जब झारखंड में आए तो यहाँ पर उन्होंने जंगलों को काट करके रहने लायक जगह बनाया। तो उस भूमि को भूइहर जमीन कहा गया। इन्होंने जो जंगलों को काट करके जो साफ किया तो उस जमीन को क्या कहा गया? भूइहर जमीन। और मुंडा लोग जो साफ किए थे उसको क्या कहा गया था? खुटकट्टी गांव या खुटकट्टी जमीन। ठीक है, तो देखिए भूइहर जमीन कहा गया इसको।
अब देखिए भूंयहर उरांव, यहाँ पे दो शब्द है, भूंयहर उरांव और जेठ रैयत। देखिए शुरू में जो उरांव लोग जो रोहतासगढ़ से आए थे यहाँ पे बसने के लिए, तो उसको बोला गया भूंयहर उरांव कहा गया। ये पहले आने वाले उरांव थे। और जो बाद में आए, जब यहाँ पे पूरा बस्ती निर्माण हो गया उरांव का, उसके बाद में जो यहाँ पे लोग आए थे उरांव जनजाति के लोग, उसे कहा गया जेठ रैयत। क्या कहा गया? जेठ रैयत। ये बाद में आने वाले उरांव थे। महतो खूट, देखिए खूट वाला शब्द हम पढ़ाए थे, मुंडा में हम पढ़ाए खूट, उसमें खूट शब्द बार बार आ रहा था। देखिए यहाँ पे महतो खूट अगर पूछेगा और पाहन खूट पूछेगा, ठीक है, तो पाहन खूट और महतो खूट, अगर खूट इसमें जुड़ गया तो किससे संबंधित है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से या फिर उरांव जनजाति से संबंधित है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि महतो खूट या पाहन खूट, ठीक है, किस जनजाति से संबंधित है? तो उरांव जनजाति से संबंधित है। या फिर पूछेगा किस शासन व्यवस्था से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। महतो खूट क्या होता है? प्रशासनिक प्रधान होता है। खूट मतलब होता है परिवार इसमें भी, ठीक है। और पाहन क्या होता है? धार्मिक प्रधान होता है। यहाँ पर भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए मुंडा लोग जो जमीन तैयार किए थे जंगलों को काट करके, उसे खुटकटी जमीन कहा गया, ठीक है। मुंडा लोगों को खुटकटी जमीन, ये हम मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सदान लोग जो यहाँ पर जमीन तैयार किए थे उसको बोला गया कोड़कर। क्या बोला गया? कोड़कर जमीन। और उरांव जनजाति लोग जो यहाँ पे जंगलों को काट करके जो जमीन तैयार किया था उसको क्या कहा गया? तो उसे क्या कहा गया? भूंयहर जमीन, ठीक है। अब 11 होता है मुनिहस जमीन। मुनिहस जमीन क्या होता है? तो देखिए जमींदारों के द्वारा जो हड़पा गया जो जमीन था उसे बोला गया मुनिहस जमीन, ठीक है। ये सारा नाम आएगा आपका CNT एक्टी सब में आएगा नाम, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रखें। तो मुनिहस जमीन ये समझ में आ गया। राजहंस जमीन क्या होता है? तो राजाओं के द्वारा दान में दिया गया जमीन क्या कहलाता है? राजहंस जमीन, ठीक है। तो ये सारे नाम आप अच्छे तरीके से याद रखें। राइटिंग थोड़ा सा मेरा खराब है तो मैन नहीं करिएगा। चलिए अब उरांवों की शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था था ये 3 स्तर का था। कितने स्तर का? 3 स्तर का। कई खूंट मिलकर के भूंयहर गांव बनता था, और कई भूंयहर गांव मिलकर के पढ़ा का निर्माण होता था, और कई पढ़ा मिलकर के अंतर पढ़ा बनता था। यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 5 गांव या 7, 12 या 21 या 22 गांव मिलकर के पढ़ा का निर्माण होता था। चलिए अब ग्रामीण स्तर पे जो शासन व्यवस्था था इसके बारे में जानते हैं। ग्राम का जो प्रधान होता था, प्रशासनिक प्रधान, ये था महतो। कौन होता था? महतो। और ये जो पद था ये वंशानुगत था। क्या था? वंशानुगत। और महतो का जो पुत्र होता था, बड़ा पुत्र, वही महतो का पद ग्रहण कर सकता था, ठीक है। इसके नीचे जो सहायक होते थे कौन कौन थे? सहायक में इसके हैं पाहन और भंडारी। कौन? पाहन और भंडारी, दो इसके सहायक थे। पाहन आप समझ ही रहेंगे धार्मिक प्रधान था ये। पहले क्या होता था कि जब महतो पद नहीं था तो उस समय पाहन ही ग्राम का प्रधान होता था, लेकिन बाद में जब इसका बोझ बढ़ गया तो एक पद बनाया गया महतो, ठीक है, जो ग्राम का प्रधान होता था। इसके नीचे पाहन था जो धार्मिक प्रधान था, और पाहन के नीचे एक और पद है भंडारी, जो क्या करता? सूचना देने वाला होता था, मैसेंजर का काम करता था। कौन? भंडारी, ठीक है। अब इन लोग को काम के बदले, सेवा के बदले क्या मिलता था? तो इन लोग को जमीन मिलता था। सेवा के बदले क्या मिलता था? जमीन मिलता था। महतो को जो जमीन मिलता था इसको बोला जाता है महतवई जमीन। महतवई जमीन में इसको मिलता था महतो को। पाहन को पहनई जमीन, भंडारी को भंडारगिरी जमीन। यहाँ से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो जितने सारे पद थे यहाँ पे, ये केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था। अगर कोई कुंवारा व्यक्ति है तो इसको कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। तो इसको भी आप जरूर याद रखें। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पाहन जो होता था, महतो पद क्या था? वंशानुगत था। लेकिन पाहन और भंडारी, ठीक है, पाहन भंडारी और भी जो सहायक थे इसके, इसका पद वंशानुगत नहीं था, यानी कि इसका चुनाव होता था। और ये चुनाव कब होता था? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। पाहन और भंडारी जो था इसका पद का जो चुनाव होता था कब होता था? तो 3 वर्ष पर होता था, सरहुल के दिन ही। सरहुल के दिन में देखिए इसमें जो प्रशासनिक प्रधान है, ठीक है, वो पद वंशानुगत था, लेकिन उसके नीचे जितने सारे सहायक हैं वो वंशानुगत नहीं था, ठीक है। उसका चुनाव होता था और सरहुल के दिन ही प्रत्येक 3 वर्ष पर चुनाव होता था। तो इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला जो स्तर है पढ़ा। पढ़ा स्तर पे किस प्रकार की शासन व्यवस्था था इसको जानते हैं। तो पढ़ा स्तर पे पढ़ा का जो प्रधान होता था, प्रशासनिक प्रधान, ये था पढ़ा राजा। तो पढ़ा राजा ये भी क्या होगा? वंशानुगत पद होगा, ठीक है। इसके नीचे जो सहायक होते थे ये था दीवान था, मंत्री होता था जो सलाहकार होता था, कोटवार,
पैनभरा जिसको पनेर भी कहा जाता है, और गोड़ायत। ये 5 पद जो थे, जो मुख्य इसके सहायक थे। दीवान जस्ट पढ़ा के राजा के नीचे होता था, ये पढ़ा राजा का सहायक होता था। इसके नीचे मंत्री होते थे जो सलाह देने का कार्य करते थे। कोटवार क्या करता था? सूचना देता था। और ग्रामीण स्तर पे सूचना कौन देता था? तो ग्रामीण स्तर पे हम किसको बताया? भंडारी। यहाँ पे अभी हमने बताया ग्रामीण स्तर पे भंडारी सूचना देने का काम करता था। और पढ़ा स्तर पे कौन? तो ये था कोटवार था पढ़ा स्तर पे जो सूचना देने का कार्य करता था। फिर है पैनभरा भी सहायक था, ये कर्ता के जैसा कार्य करता था। बताए थे मुंडा शासन व्यवस्था में करता था जो सभा या पंचायत में अनुशासन बनाए रखने के लिए काम करता था, यानी डिसिप्लिन का कार्य करता था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी पैनभरा जो है ये भी शासन व्यवस्था को अनुशासन को बनाए रखता था। कहाँ पे? पंचायत या फिर सभा में। ठीक है। एक और था गोड़ायत क्या करता था? इसका काम क्या था? तो दोषी और निर्दोष व्यक्ति को क्या करता था? पंचायत में लाने का कार्य करता था। एक किसका कार्य था? गोड़ायत का। ठीक है। तो इस सारे का कार्य आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण इसको याद रखना है। देखिए पढ़ा राजा जो था ये जिस गांव से बिलोंग करता था उस गांव को कहा जाता था राजा गांव। क्या कहा जाता था? राजा गांव। और दीवान जो जहाँ का होता था जिस गांव का, उस गांव को कहा जाता था दीवान गांव। ठीक है। और कोटवार जहाँ से होता था उसको बोला जाता था कोटवार गांव। पैनभरा जिस गांव से होता था उसको पनेर गांव। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के गांव वहाँ पे थे। इसके अलावा जो बच गए गांव, ठीक है, उसको बोला जाता था प्रजा गांव। ठीक है। ये चारों के अलावा जो भी बच जाता था उसको क्या बोला जाता था? प्रजा गांव। तो इस गांव को आप जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ा स्तर पे इस प्रकार से शासन व्यवस्था था। इसके आगे बढ़ते हैं। अंतर पढ़ा पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था था? अब देखिए अंतर पढ़ा का जो प्रशासनिक प्रधान था पढ़ा दीवान था, यानी कि सबका मालिक। पढ़ा से भी ऊपर ये था, पढ़ा राजा से भी ऊपर। अगर पढ़ा या फिर ग्रामीण स्तर पे कोई भी मामला नहीं सलटा तो पढ़ा दीवान के पास में वो मामला आता था और ये सुलझाता था। ठीक है। तो पढ़ा दीवान हो गया। यहाँ पे अंतर पढ़ा का जो प्रशासनिक प्रधान कौन था? पढ़ा दीवान। इसके अलावा यहाँ से कुछ और पॉइंट आपको याद रखना है। दूध भैया गांव क्या होता था? तो दूध भैया गांव देखिए पढ़ा जो होता था कई गांवों को मिलाकर के बनता था और कई पढ़ा को मिलाकर के क्या बनता था? अंतर पढ़ा। ठीक है। तो एक पढ़ा किसी एक पढ़ा के गांव के जो लोग हैं किसी दूसरे पढ़ा के गांव के लोगों को क्या बोलेंगे? दूध भैया गांव। जैसे ई हो गया एक पढ़ा, ये हो गया दूसरा पढ़ा। तो इस पढ़ा में बहुत सारे गांव हैं, तो इनमें से कोई भी गांव के लोग इस दूसरे पढ़ा गांव है उसको क्या बोलेगा? दूध भैया गांव। तो दूध भैया गांव समझ में आ गया। तो इतना पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में उरांव लोग कहाँ से आए थे? रोहतासगढ़ से आए थे। रोहतासगढ़ कहाँ पे? सासाराम बिहार में है। वहाँ के मूल निवासी थे। मुगलों का आक्रमण हुआ तो वे लोग कहाँ पे आकर के बस गए? झारखंड के छोटा नागपुर में आकर के बस गए। जब मुगलों के साथ में युद्ध हुआ था तो सिनई दई और कलई दई दो महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। और इस दिन को याद रखने के लिए प्रत्येक 12 साल में उरांव जनजाति के लोग जनी शिकार त्यौहार मनाते हैं। इस दिन जंगलों में जाकर के पुरुषों का ड्रेस पहन करके महिलाएं जाती है और नृत्य भी करती है और शिकार भी करती है। और जो नृत्य करती है जंगलों में जाकर के इसको बुलाया जाता है जनी नृत्य या फिर शिकार नृत्य। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके आगे हमने पढ़ा कि उरांव जनजाति जब झारखंड में आए तो यहाँ पे जंगलों को काट करके जो जमीन तैयार किया गया इसको बोला जाता था भूंइहर जमीन। क्या बोला जाता था? भूंइहर जमीन। और मुंडा लोग जो काट करके यहाँ पे जमीन तैयार किए थे इसको बोला जाता था खुटकट्टी जमीन। इसी प्रकार से सदान लोग जो काट करके जमीन तैयार किए थे इसको बोला जाता था कोड़कर जमीन। ठीक है। इसी प्रकार से दो और है मुनिहस जमीन किसको कहा जाता था? तो जमींदार लोग जो जमीन को हड़पे थे उसको मुनिहस जमीन कहा जाता था। राजहंस जमीन क्या था? तो राजाओं के द्वारा दान में दिया गया जमीन क्या था? राजहंस जमीन। तो इतना सारा पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना। आगे देखते हैं कि महतो खूट और पाहन खूट ये दोनों किससे संबंधित है? तो उरांव शासन व्यवस्था, उरांव की जो शासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था और उरांव जनजाति से संबंधित है। उरांव लोग जो बाद में आए थे इसको जेठ रैयत कहा जाता था और पहले जो आकर के यहाँ पे बसे थे उसको भूंइहर उरांव कहा जाता था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कितने स्तर की थी? 3 स्तर का था। कई खुद मिलकर के भूंइहर गांव बनता था, कई भूंइहर गांव मिलकर के पढ़ा और कई पढ़ा मिलकर के अंतर पढ़ा। ग्रामीण स्तर पे देखेंगे तो ग्रामीण का जो प्रधान होता था ग्राम का ये महतो होता था। इसका पद वंशानुगत था, बाकी सभी के पद वंशानुगत नहीं थे। महतो को जो
जमीन मिलता था सेवा के बदले, इसको बोला जाता था महत्वई जमीन। इसी प्रकार से पाहन को जो जमीन मिलता था पहनवई जमीन, पहनई जमीन, और भंडारी को जो मिलता था भंडारगिरी जमीन। पाहन का ये क्या था, धार्मिक प्रधान था, और भंडारी क्या था, ग्रामीण स्तर पर सूचना देने का कार्य करता था। और ये सारे पद केवल और केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था, कोई भी कुंवारा व्यक्ति को कोई भी पद नहीं दिया जाता था। आगे देखते हैं, पाहन का जो भी चुनाव होता था, या फिर भंडारी हो गए, या फिर और भी दूसरे दूसरे जो सहायक थे महतो के, तो उन सारे पदों का जो चुनाव होता था, या फिर पढ़ा स्तर पे अगर देखेंगे तो दीवान, मंत्री, कोटवार, पैनभरा, गोड़ायत, इन सारों का जो चुनाव होता था कब होता था, तो सरहुल के दिन होता था, प्रत्येक 3 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? प्रत्येक 3 वर्ष पर सरहुल के दिन चुनाव होता था। ठीक है। पढ़ा स्तर पर देखेंगे तो पढ़ा का जो प्रधान होता था ये क्या था, पढ़ा राजा होता था, और ये भी पद वंशानुगत था। पढ़ा के नीचे जो सहायक थे कौन कौन थे? दीवान था जो पढ़ा राजा का मुख्य सहायक था, इसके बाद था मंत्री जो सलाहकार थे, फिर कोटवार होता था जो सूचना देने का कार्य करता था पढ़ा स्तर पर। ठीक है। पैनभरा होता था, पैनभरा क्या करता था, कर्ता के जैसा काम करता था, यानी कि अनुशासन बनाए रखने का पंचायत में कार्य करता था। यानी कि कोई पंचायत हो रहा है, फिर सभा हो रहा है, तो वहाँ पे अनुशासन बनाए रखता था कौन? पैनभरा, यानी दारोगा के जैसा कार्य करता था। गोड़ायत क्या करता था, कोई भी दोषी व्यक्ति है या फिर निर्दोष व्यक्ति है, दो पक्ष जो होता था, पक्ष और विपक्ष दोनों व्यक्ति को वहाँ पे पंचायत में या फिर सभा में वहाँ पे लाने का कार्य करता था। पढ़ा राजा था, जिस गांव से बिलोंग करता था उसको राजा गांव कहा जाता था, और दीवान जिस गांव से संबंधित था उसको दीवान गांव, कोटवार जिस गांव से होता था उसको कोटवार गांव, और पैनभरा जिस गांव से होता था उसको पनेर गांव कहा जाता था। बाकी इसके अलावा चारों गांव को छोड़ करके बाकी जो भी गांव बच गए उसको प्रजा गांव कहा जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखें, इसका आगे जो था अंतर पढ़ा का प्रधान कौन होता था? पढ़ा दीवान। ठीक है। और गवाही देने के लिए शपथ भी लेना पड़ता था उरांव जनजाति में, तो शपथ का भी वहाँ पे शपथ का भी प्रचलन था उरांव जनजाति में, और भारी जुर्माना भी लगाया जाता था दोषी व्यक्ति को। दूध भैया गांव किसको कहा जाता था? तो किसी एक पढ़ा या फिर किसी एक पढ़ा के गांव के लोग दूसरे पढ़ा के गांव के लोगों को क्या कहते थे? दूध भैया गांव के लोग कहते थे। और एक पढ़ा के एक गांव के लोग दूसरे गांव को क्या बोलेंगे? दूसरे पढ़ा के गांव के, तो दूध भैया गांव उसको कहेंगे। तो यहाँ से इतना फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, या 30 से बाहर आपका नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कर दे भाई लोग, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम अगला टॉपिक पर वीडियो लाएं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। धन्यवाद।